अब आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। जी हां, तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग न्यूज के साथ। गुजरात में आज फाइनल राउंड का मतदान, 4 जिलों की 93 सीटों पर होगी वोटिंग। अहमदाबाद में दिग्गजों ने किया मतदान, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने डाले वोट। यूपी उपचुनाव में अखिलेश यादव का यूपी पुलिस पर निशाना, मैनपुरी रामपुर में लोगों को मतदान से रोकने का आरोप। ज्ञानवापी केस में अहम दिन, हाईकोर्ट के आदेश पर वाराणसी जिला कोर्ट करेगी सुनवाई। सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट, बेटी रोहिणी कर रही हैं किडनी दान। तो अब तक तो आपने सुर्खियां देख ली। अब आपको बता दें कि बदलते दौर में सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों को भागते हुए हिंदुस्तान ने अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। आधुनिक तकनीक की मदद से भारत अब सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह रच रहा है जिसे तोड़ पाना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं। इस चक्रव्यूह का आधुनिक और मजबूत हथियार है प्रेडेटर ड्रोन। तीनों सेनाएं अब आधुनिक ड्रोन से लैस होने जा रही हैं। कल नौसेना दिवस पर नेवी चीफ ने इन ड्रोन्स के साथ भारत की तैयारियों का जिक्र किया। ये आसमान के अत्याधुनिक योद्धा हैं। रफ्तार और फुर्ती के बादशाह हैं। निगरानी में इनका कोई मुकाबला नहीं और ये कमाल के सटीक निशानेबाज हैं। यह है अमेरिका में बने MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन। यह हाईटेक हवाई लड़ाके अब हिंदुस्तान की सेना के सिपहसालार बनने को तैयार हैं। अमेरिका में बने MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। ये MQ-9 रीपर ड्रोन का एडवांस वर्जन है। MQ-9 रीपर वही ड्रोन है जिसकी मदद से अमेरिका ने अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी का खात्मा किया था। हिंदुस्तान की नौसेना अब ऐसे ही ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। ड्रोन आधुनिक तकनीक की मदद से तैयार वो हवाई योद्धा है जो दुश्मन के इलाके में बड़ी खामोशी से दाखिल हो जाते हैं। एक बार इन्हें टारगेट दे दिया जाए तो ये उसकी तलाश में दिन रात उड़ान भर सकते हैं। इनका टारगेट जहां भी छिपा हो वो इसे ढूंढ निकालते हैं। घने जंगल भी टारगेट को इन ड्रोन की नजरों से बचा नहीं सकते। भीड़ में मौजूद अपने निशाने को भी ये बखूबी पहचान लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रोन में कोई सैनिक सवार नहीं होता, लिहाजा हमले के दौरान सैनिक दुश्मनों की नजरों से महफूज रहते हैं। ड्रोन की ऐसी ही खूबियों की वजह से हिंद की नौसेना अनमैन्ड एरियल व्हीकल और अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए तेजी से काम कर रही है। We are working on the doctrine of manned unmanned teaming. While unmanned systems are there, and we have been operating unmanned systems like the UAVs for quite some time now, and we have adequate expertise on that. But we are looking at unmanned aerial combat vehicles, and similarly the surface as well as underwater vehicles also will be capable of not just surveillance but carrying out missions including combat. So this is the future. हिंदुस्तान तीन तरफ से समंदर से घिरा है। यही वजह है कि समुद्री सुरक्षा की चुनौती भी 3 गुना बढ़ जाती है। हिंद की सरहदों को महफूज रखने के लिए भारत अमेरिका से 30 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदने का सौदा कर रहा है। करीब 3 अरब का ये सौदा हिंदुस्तान को हर तरफ से दुश्मनों से महफूज रखने में बेहद कारगर साबित होगा। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन में ऐसी कई खूबियां हैं जो इन्हें युद्ध के मैदान का ऑलराउंडर बना देती हैं। ये ड्रोन एक बार में 35 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकते हैं। ये अपने साथ 450 किलो के बम ले जा सकते हैं। समंदर में दुश्मनों की बारीकी से निगरानी कर सकते हैं। समंदर की सतह पर मौजूद दुश्मनों को निस्तनाबूद कर सकते हैं।
ये ड्रोन एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी सटीक पनडुब्बियों का निशाना लगा सकते हैं। समंदर के साथ ही जमीन पर मौजूद लक्ष्य को भी आसानी से निशाना बना सकते हैं। दुश्मन के ठिकानों को ढूंढने और उसे तबाह करने में इस ड्रोन का कोई मुकाबला नहीं है। अमेरिका से भारत जिन 30 ड्रोन का सौदा कर रहा है, उनमें से थल सेना, वायुसेना और नौसेना को 10-10 ड्रोन मिलने की संभावना है। हिंदुस्तान के लिए ये ड्रोन इसलिए भी अहम है क्योंकि इसे ऊंचाई वाले इलाकों में भी तैनात किया जा सकता है। यानी आने वाले वक्त में समंदर की सरहदों के साथ साथ एलओसी और एलएसी पर भी इन ड्रोन से चौकसी बढ़ने वाली है। ये ड्रोन हिंदुस्तान की सेना के वो सिपह सलार बनने वाले हैं जिनका मुकाबला करने का दम देश के दुश्मनों के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो तीनों सेनाएं अब जल्द ही आधुनिक ड्रोन से लैस होने जा रही हैं और कल नौसेना दिवस पर नेवी चीफ ने इन ड्रोन्स के साथ भारत की तैयारियों का जिक्र भी किया। तो आप जानते ही हैं कि अब नौसेना और जब ताकतवर हो जाएगी तो दुश्मन से लड़ने में पूरी तरह से सक्षम होगी। और नेवी चीफ ने भी इन्हीं बातों पर ध्यान देते हुए ड्रोन के साथ साथ उसमें क्या क्या तैयारियां की जा सकती हैं और किस तरह से ड्रोन लड़ सकता है और नेवी को सक्षम बना सकता है, इस पर बातचीत की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि प्रेडेटर ड्रोन के घातक होने की सबसे बड़ी वजह क्या है। इस ड्रोन पर फिट होने वाली मिसाइलें इसकी सबसे बड़ी वजह है। ये ऐसा ड्रोन है जो हेल फायर मिसाइल से लैस हो सकता है। हेल फायर मिसाइल दुश्मनों और आतंकियों का काल मानी जाती है और ये मिसाइल टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को पलक झपकते ही नेस्त नाबूद कर सकती है। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हेल फायर मिसाइल जो ड्रोन हेल फायर मिसाइल है वो किस तरह से इस टेक्नोलॉजी से लैस होते ही दुश्मन का सामना ताकत से कर सकता है। युद्ध के मैदान में भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए यह है हिंद सेना का अत्याधुनिक हथियार। भारत अमेरिका के साथ MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदने का सौदा कर रहा है। ये ड्रोन दुश्मनों के लिए किसी काल से कम नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इस ड्रोन में लगने वाली मिसाइलें। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन हिल फायर मिसाइल से लैस हो सकते हैं। ये वही मिसाइल है जिसने काबुल में अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी को मारा था। R9X हेलफायर मिसाइल दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइलों में से एक है। ये मिसाइल मजबूत से मजबूत बंकर, बख्तरबंद गाड़ियों, टैंक और काफी मोटी कंक्रीट की दीवार को भी विस्फोट से तबाह करने में सक्षम है। इस मिसाइल के आगे के हिस्से पर कैमरा और सेंसर लगे होते हैं जो विस्फोट से पहले तक रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। हेलफायर मिसाइल मल्टीपर्पज टारगेट के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये लेजर गाइडेड मिसाइल होती है। इसका वजन करीब 45 किलो होता है। इनमें लगे सेंसर और रडार लक्ष्य को ढूंढ निकालते हैं। यह वॉरहेड और बिना वॉरहेड वाले दो वेरिएंट में आती है। वॉरहेड वाली मिसाइलों में धमाका होता है। टैंक या बख्तरबंद गाड़ियों को ये धमाके के साथ नेस्तनाबूद कर सकती है। बिना वॉरहेड वाली मिसाइलों से तेज धमाके नहीं होते हैं। इसमें आतंकियों को मारने के लिए मेटल ब्लेड्स लगी होती हैं। इन ब्लेड्स की मदद से यह मिसाइल किसी शख्स को पल भर में खत्म कर सकती है। ब्लेड्स से हमले में आसपास मौजूद दूसरे लोगों को चोट नहीं आती, सिर्फ टारगेट को ही नष्ट किया जाता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर आतंकी सरगनाओं की पहचान होने के बाद ही किया जाता है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से हेलफायर मिसाइल को निंजा मिसाइल या निंजा बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। इस मिसाइल को ड्रोन या अपाचे हेलीकॉप्टर से भी दागा जा सकता है। यानी भीड़ में मौजूद एक आतंकी को मारना हो या फिर दुश्मन के टैंक या बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करना हो, ये मिसाइल दोनों ही मिशन को बखूबी अंजाम दे सकती है। अपनी इस काबिलियत की वजह से ही इस मिसाइल का नाम सेना के सबसे मजबूत हथियारों में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो हेलफायर मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि दुश्मनों को ये खुद ब खुद ढूंढ लेती है और नौसेना के लिए ये एक बहुत ही अच्छा ताकतवर मिसाइल साबित हो सकती है। जी हां, तो हेलफायर के बाद अब बात काशी की, जहां कल तक जो जगह कचरे के लिए पहचानी जाती थी वो जगह अब सेल्फी पॉइंट की नई पहचान के साथ सामने है। वाराणसी में 75 घंटे का महास्वच्छता अभियान का असर शहर में नजर आने लगा है। यहां 141 गार्बेज पॉइंट्स को साफ सुथरा बनाया गया है। कूड़ा फेंकने की इन जगहों को न सिर्फ साफ किया गया है, बल्कि अब ये जगह शहर का सेल्फी पॉइंट बन गई है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी अब धीरे धीरे बदल रही है। धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वाराणसी का देश में अलग ही महत्व है और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में वाराणसी सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए अलग छवि के लिए जानी जाती है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही काशी की सूरत बदलती दिख रही है। वो चाहे घाटों का विकास हो या सड़कों को चौड़ा करने का काम। स्वच्छता के मामले में भी वाराणसी अब दूसरे शहरों से काफी आगे दिख रही है। वाराणसी में 75 घंटे का महास्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके तहत 141 गार्बेज पॉइंट को साफ सुथरा बनाया गया, जिनमें से 17 का सौंदर्यीकरण भी किया गया। यहाँ लोग आते थे, क्या क्या करके जाते थे, कूड़ा है सब कुछ फेंकते थे, ठीक है। अब इतना अच्छा बन गया है कि अब यहाँ लोग सेल्फी ले रहे हैं, आते हैं, आराम से बैठेंगे, सब कुछ होगा। अब हमारे घर के पास है, मैं खुद आकर यहाँ बैठता हूँ। ये तस्वीर भी खुद में बदलाव की दास्तान लिए है। कल तक जहां लोग कूड़ा और कचरा फेंकते थे, आज उसी जगह पर सेल्फी लेने के लिए लोगों की होड़ मची है। निश्चित तौर पर स्वच्छ और सुंदर काशी बनाने के प्रति लोगों की जागरूकता और बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ स्वच्छता मिशन अभियान को 4 चांद लग रही है। रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे, वाराणसी। कश्मीर के युवाओं को जागरूक करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे ही कार्यक्रम में लोक गीतों और लोक नृत्य के जरिए उन्हें नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करने की कोशिश की गई। जम्मू कश्मीर की पहचान है डांस का ये अंदाज। खासकर श्रीनगर में इस तरह की ड्रेस में महिलाओं का ये लोक नृत्य बॉलीवुड के जरिए देश में भी पहचाना जाने लगा है। हालांकि यहाँ डांस करने वाले ये कलाकार कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो एक खास मकसद से अपनी ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एक एनजीओ की मदद से कॉलेज स्टूडेंट्स के जरिए इस प्रोग्राम को करने का मकसद जागरूकता फैलाना है और युवाओं को भविष्य के लिहाज से नई सीख देना है। कार्यक्रम में यहां लड़कियों की तरफ से लोकगीत गाया गया। इसके साथ ही नृत्य और एक नाटक भी पेश किया गया। फूलवन टूर नाम से इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले भी मानते हैं कि युवाओं को उन्हीं के अंदाज में समझाने का सबसे बेहतर तरीका है। प्रोग्राम का मोटो यही था कि जैसे कि हम सब जानते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नौजवान युवा हैं जो गलत चीज़ों में मुलविस हैं। क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे नौजवान, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे जो यूथ से जो मुलविस पाया गया है गलत चीज़ों में, जो अलग अलग जो बैड इवल्स में वो फंस चुके थे, तो उनको हम कैसे उन चीज़ों से हम बाहर निकालें। वहीं इस कार्यक्रम से जुड़े दूसरे लोगों का मानना है कि उनका ये प्रयास घाटी के युवाओं को नई राह दिखाने में कामयाब होगा। इसका एक थीम था फलवन टूर।
बेसिकली ये इसलिए था कि जो यूथ है उनमें अवेयरनेस लाए रिलेटेड टू ड्रग, रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, रिलेटेड टू डावरी वगैरह जो भी है हमारे समाज में जो हो रहा है, तो उस रिलेटेड हमने ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया था। कार्यक्रम देखने आए युवा भी, उसमें खासकर लड़कियां भी मानती हैं कि जिस तरह आजकल के युवा नशे की जद में है, वो यकीनन फिक्र बढ़ाने वाला है। लिहाजा ऐसे आयोजन होने से बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। ये प्रोग्राम था यूथ डेवलपमेंट, कल्चरल कम यूथ डेवलपमेंट के लिए, और जितने भी ड्रग एब्यूज यहाँ पे होते हैं, जितना भी यहाँ पे अभी यूथ इन्वॉल्व है ड्रग्स एंड ऑल एक्टिविटीज, उनको अवेयर करने के लिए और यूथ डेवलपमेंट के लिए, ताकि जितना भी टैलेंट यूथ में है वो बाहर आ जाए उभर के। बहरहाल घाटी के युवाओं को राह लाने की ये मुहिम अपना असर छोड़ने में कामयाब होगी। ये दुआ कार्यक्रम कराने वाले, इसे देखने वाले और इसमें हिस्सा लेने वाले सभी कर रहे हैं। अब फैसला उन युवाओं को भी करना है जो इसके केंद्र में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद अब इससे जुड़ी मीटिंग भी भारत में शुरू हो चुकी है। उदयपुर में G20 शेरपा मीटिंग के लिए जब दूसरे देशों के प्रतिनिधि पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत किया गया। इस स्वागत से विदेशी मेहमान गदगद नजर आए और उन्होंने इसको लेकर अपनी खुशी भी जताई। हिंदुस्तान में विदेशी मेहमानों का भव्य और दिव्य स्वागत। अतिथि देवो भव परंपरा के साथ मेहमानों का सत्कार। झीलों की नगरी उदयपुर के एयरपोर्ट पर जब अलग अलग देश के प्रतिनिधि पहुंचे तो इनका यहां कुछ इस अंदाज में स्वागत किया गया। सत्कार की ऐसी तस्वीरें जिसमें पूरी भारतीय सभ्यता और संस्कृति समाई रही। राजस्थानी लोक परंपरा की साफ साफ छवि दिखाई पड़ी। तिलक लगाकर, कलावा और पगड़ी बांधकर जब विदेशी मेहमानों का स्वागत किया गया तो उनकी तरफ से भी विशुद्ध भारतीय अंदाज में नमस्ते से जवाब मिला। ढोल, नगाड़े और राजस्थानी लोक संगीत की धुनों के बीच किए गए शानदार स्वागत से विदेशी मेहमान गदगद नजर आए। एयरपोर्ट से रवानगी के दौरान बाहर G20 के लोगो और वसुधैव कुटुंबकम लिखे पोस्टर से स्कूली छात्राएं स्वागत करती दिखी। First of all, congratulations to India on taking on the presidency. We as Oman are obviously very delighted, obliged and overwhelmed that India has chosen Oman as a guest country. So we're looking forward to participating. For us, it's probably one of the finest platforms in which to express our global agenda. It's stunning because your warm welcome to India is very amazing. So we hope in this presidency, during this year's presidency, India will take the very great experience with all delegates and also reach the amazing results. It is very fantastic. It is a very warm welcoming and I am very happy to be here this year. भारत की G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद उदयपुर में G20 शेरपा सम्मेलन हो रहा है। शेरपा बैठक के लिए पहुंचे अलग अलग देशों के शेरपा, राजदूत और वरिष्ठ प्रतिनिधियों की अगवानी की गई। भारत की G20 शेरपा अमिताभ कांत ने सभी का स्वागत किया। उदयपुर एयरपोर्ट पर मेहमानों के स्वागत के साथ ही प्रदेश के अलग अलग पर्यटन स्थलों से संबंधित ब्रांडिंग भी की गई है ताकि उनके मन पर राजस्थान के पर्यटक स्थल और संस्कृति की अमिट छाप रहे। G20 सदस्यों के शेरपाओं के 4 दिवसीय सम्मेलन में 4 से 7 दिसंबर की शाम तक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। 5 दिसंबर की शाम जगमंदिर पैलेस में सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत
कलर्स ऑफ राजस्थान का आयोजन किया गया है। इसमें प्रदेश के अलग अलग लोक कलाकार शामिल रहेंगे जो अपनी प्रस्तुति से विदेशी मेहमानों का मन मोहेंगे। 6 दिसंबर की शाम उदयपुर सिटी पैलेस के माणक चौक में भारत की अलग अलग कला शैलियों पर आधारित प्रस्तुति होगी और 7 दिसंबर की शाम को रणकपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक उदयपुर के ताज सभागार में हो रही है। इसके लिए इस सभागार को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। G20 शेरपा सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे विदेशी प्रतिनिधि भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन देखने के साथ ही शिल्पग्राम भी घूमेंगे। वे कुंभलगढ़ किले और रणकपुर मंदिर परिसर भी जाएंगे। G20 देशों की अगले 1 साल तक होने वाली बैठकों को शेरपा और फाइनेंस ट्रैक में बांटा गया है। उदयपुर में हो रही शेरपा बैठक का एजेंडा रोजगार, स्वास्थ्य, डिजिटल अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश और उद्योग, पर्यावरण और जलवायु ऊर्जा, भ्रष्टाचार विरोधी, कृषि, महिला सशक्तिकरण, पर्यटन और संस्कृति है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब रुख कर लेते हैं वाघा बॉर्डर का। वाघा बॉर्डर पर होने वाली बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का हिस्सा बनना हर हिंदुस्तानी चाहता है। हजारों लोग हर रोज बनते भी हैं, लेकिन अब बीएसएफ ने इसे लेकर एक नई पहल करते हुए इसे और सुविधाजनक बनाने की कोशिश की है ताकि इस सेरेमनी का लुत्फ बिना किसी तनाव के उठाया जा सके। एक तरफ हिंदुस्तान के सिपाही, दूसरी तरफ पाकिस्तान के सिपाही। जोश और जुनून से भरा एक ऐसा मौका जब दोनों फौज के सिपाही अपने अपने झंडे उतारने के लिए आमने सामने आते हैं तो रोमांच की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। पंजाब में वाघा बॉर्डर पर होने वाली बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के या तो आप गवाह बन चुके होंगे या फिर बनने की तमन्ना रखते होंगे। वैसे तो ये आयोजन हर दिन होता है जिसमें शिरकत करने हजारों लोग पहुंचते हैं, लेकिन ये भीड़ खास मौके पर और बढ़ जाती है। ऐसे में यहाँ बैठने का इंतजाम बीएसएफ के हाथों में होता है। हालांकि अब बीएसएफ की पहल पर ही ये तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। देश के दूसरे बड़े संस्थानों और कार्यक्रम की तर्ज पर अब इस सेरेमनी को देखने के लिए आपको मौके पर पहुंचकर बीएसएफ की व्यवस्था के मुताबिक बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप अपनी मर्जी से सीट घर बैठे बैठे हासिल कर सकेंगे। यानी आप अपनी मनचाही कतार में बैठकर अब इस सेरेमनी का लुत्फ उठा सकेंगे। ये मुमकिन हुआ बीएसएफ की तरफ से खास तौर पर इस सेरेमनी के लिए डिजाइन कराई गई वेबसाइट की वजह से, जिसमें आप अपना पूरा ब्यौरा दर्ज कराकर अपने और परिवार के लिए सीट बुक कर सकते हैं। अभी वर्तमान में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आदमी अपना सीट पहले से बुक कर ले या अपना जानकारी हो जाए कि मैं पहले आऊंगा तो इस जगह बैठूंगा, वहां बैठूंगा। तो उसी को थोड़ा सुविधा प्रदान करने के लिए हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसमें आदमी यदि अपने पर्सनल पर्टिकुलर्स डिटेल वगैरह दे तो वहाँ सीट सब सारे काफ़ी नंबर्ड कर दी गई हैं और अपनी मनचाही सीट पहले से 48 घंटे पहले बुक करा के और अपना उसी स्थान निर्धारित स्थान पे जाके बैठ सकता है ताकि उसको एक अच्छा उसका व्यू मिले और अच्छी तरह से बीटिंग रिट्रीट देख सके। बीएसएफ की इस पहल से हर साल यहां वाघा बॉर्डर तक आने वाले लोगों को फायदा होने वाला है। सीट रिजर्व होने का फायदा उनके समय की बचत कराने वाला है, साथ ही बीएसएफ के जवानों को अतिरिक्त ड्यूटी से बचाने वाला भी है, क्योंकि यहाँ होने वाली भीड़ को बैठाने के लिए अतिरिक्त समय और श्रम दोनों की जरूरत होती है। अच्छी बात यह है कि इस वेबसाइट को डिजाइन करने में बीएसएफ का कोई खास खर्च नहीं हुआ है। मामूली कीमत में ये वेबसाइट बनकर तैयार हो गई है। ये काफ़ी समय से एक प्रपोजल था कि इसमें काम किया जाए और इसमें पंजाब फ्रंटियर के आईटी सेल और हमारे जो हेडक्वार्टर्स है उसके आईटी सेल ने काफ़ी काम किया। यहाँ के डीसी विक्रांत ठाकुर ने
इसको मैं काफ़ी काम किया, और बल्कि जब पहले प्रपोजल आया था कि इसको कहीं बाहर से बनवाया जाए और उसमें लगभग 1 करोड़ की राशि बताई गई थी कि इतनी खर्च होगी, बट आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू 1 करोड़ का 1/100वां भाग, यानी करीब 100 तो नहीं, करीब 2%, 2 लाख के आसपास में पूरी वेबसाइट भी तैयार हो गई है। पूरा इसका स्टोरेज सारा क्लाउड में होगा, वो भी एक गवर्नमेंट एजेंसी के यहाँ है, ताकि कोई डेटा भी बाहर नहीं जाएगा। बीएसएफ के शौर्य और पराक्रम से जुड़े और देश की आन बान शान में होने वाली इस सेरेमनी का हिस्सा बनना यकीनन गर्व से भर देने वाला है, और अब एक नया एहसास कराने वाला, जिसमें रिजर्व सीट एक सुकून भी देने वाली कवायद है, जो यकीनन यादों में इजाफा करने वाली भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहुंच गए हैं लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में, जहां हम आपको दिखाते हैं किसी महान व्यक्ति के विचार। तो डालते हैं नजर आज के विचार पर। मशहूर वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा है कि किसी भी कामयाबी के लिए 1% प्रेरणा और 99% मेहनत की जरूरत होती है। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी, लेकिन आप बने रहिए GNT पर, क्योंकि आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।